गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, सच एज एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट्स, वह टू टाइप्स का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने डीपली स्टडी की है। टुडे क्लास में हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमने पहले भी स्टडी की थी, जिसमें एलिमेंट्स को किसी भी सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया जाता है, उसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ। तो ग्राफ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका यूज टू एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो ग्राफ एक डायग्राम है जो वर्टेक्स एंड एजेज के पेयर्स से मिलकर क्रिएट होता है, जिसे G इक्वल टू VE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, ग्राफ आपका एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वर्टेक्स और एजेज के बीच में रिलेशनशिप को डिस्प्ले करता है। तो ग्राफ एक डायग्राम है जो कि वर्टेक्स एंड एजेज के पेयर्स से मिलकर क्रिएट होता है। तो वर्टेक्स जो होता है स्टूडेंट्स, उसको V के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, V फॉर वर्टेक्स, और एजेज जो होती है स्टूडेंट्स, उसको E के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार वर्टेक्स एंड एजेज के पेयर्स से मिलकर आपका जो डायग्राम क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से इजीली समझ सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने एक डायग्राम क्रिएट किया है जो कि वर्टेक्स एंड एजेज के पेयर्स से मिलकर बनता है। वर्टेक्स को V के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड एजेज को E के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिसमें G इक्वल टू VE को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, G इक्वल टू V, E को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आपकी वर्टेक्स कौन कौन सी है, तो वर्टेक्स इक्वल टू, तो अभी मैंने आपको बताया वर्टेक्स को V के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रत्येक नोड को या प्रत्येक वर्टेक्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वह यूनिक नंबर आपका 1, 2 एंड 3। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल कितनी वर्टेक्स है, V1, V2, V3। तो इस प्रकार आपके टोटल 3 वर्टेक्स हैं। इसी प्रकार यदि हम एजेज की बात करते हैं तो एजेज को E के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके इसमें एजेज कौन कौन सी है, E1, E2। तो इस प्रकार से इसकी टोटल जो डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा
जिसमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए G इक्वल टू VE को रिप्रेजेंट करने के लिए V इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस V1, V2, V3 और E इक्वल टू ओपन कर्ली ब्रेसेस E1, E2 क्लोज कर्ली ब्रेसेस को G इक्वल टू तो ये आपके स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, सबसे पहले आएगी आपकी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन कौन सी है, V1, V2, V3 और किससे मिलकर बनता है, एजेस से मिलकर बनता है, तो आपकी एजेस आ जाएगी E1, E2। तो इस प्रकार से ग्राफ की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आपके ग्राफ की टोटल डेफिनेशन होगी, जिसमें आपकी टोटल 3 वर्टेक्स है और 2 एजेज है। तो 3 वर्टेक्स एंड 2 एजेज के कॉम्बिनेशन से मिलकर आपका एक डायग्राम क्रिएट होता है, जिसे ग्राफ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ ग्राफ। नेक्स्ट, इसी के अंदर स्टूडेंट्स आपके 2 पॉइंट आए, उनको हम कंसीडर करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आया आपका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट एंड डॉट को वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स ग्राफ और ट्री में वह पोजीशन है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसे नोड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी डायग्राम क्रिएट कर रहे हो और उस डायग्राम में यदि आपका कोई भी एक डॉट लगा हुआ है, जिसको हम पॉइंट कहते हैं, तो ये डॉट और पॉइंट जो होता है वही आपका वर्टेक्स कहलाता है। और ये जो वर्टेक्स है, इसको हम अनदर वर्ड में नोड भी कह सकते हैं। और इस वर्टेक्स या नोड का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इसमें प्रेजेंट डायग्राम के अंदर यदि हम बात करते हैं कि इसमें वर्टेक्स कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, तो हमने ग्राफ की डेफिनेशन भी रीडिंग की थी। तो आपकी कौन कौन सी वर्टेक्स थी, V1, V2 एंड V3। तो आपकी जो वर्टेक्स की डेफिनेशन है, कोई भी पॉइंट या कोई भी डॉट होता है तो उसे वर्टेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से वर्टेक्स है, V1, V2, V3। तो इस डायग्राम में आपके पास टोटल कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स। नेक्स्ट, एजेज। तो स्टूडेंट्स, एजेज किसे कहेंगे, तो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट और कंबाइन करने वाली लाइन को एजेज कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन स्टूडेंट एजेज की, ये आपकी जो 2 वर्टेक्स होगी, इन 2 वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करेंगे या आपस में कंबाइन करेंगे, तो आपस में कंबाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे एजेज कहा जाता है। तो इस प्रकार अपने पास प्रीवियस डायग्राम है। तो प्रीवियस डायग्राम में जब हम एजेज की बात करते हैं, तो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली एक लाइन है जिसे एजेज कहा जाता है। तो इसमें आपके कौन कौन सी एजेज है, एक तो आपके पास E1 है और एक कौन सी एजेज है, E2। तो E1 एंड E2 एजेज का यूज करते हुए वर्टेक्स को आपस में क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया है। तो जब 2 वर्टेक्स को किसी लाइन के द्वारा आपस में कनेक्ट या कंबाइन कर दिया जाता है, या 2 वर्टेक्स को लाइन के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसे एजेज कहा जाता है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स, तो जब ग्राफ में प्रेजेंट कोई वर्टेक्स एजेज के द्वारा किसी अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं होती हैं, इट मीन्स उस नोड की कोई भी एडजेसेंट नोड अवेलेबल नहीं होती हैं, तब हम उसे आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स की डेफिनेशन भी बहुत इजी है, ऐसा वर्टेक्स जो आपके अनदर किसी भी वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड नहीं है। या हम ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, एक जो वर्टेक्स होता है उसकी कोई भी एडजेसेंट नोड आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसा कि हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, V1, V2, V3
and V4, E1 and E2। तो इस डायग्राम को स्टूडेंट्स यदि हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए इसमें हम प्रत्येक वर्टेक्स को चेक करते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स जो है वो आपके E1 एजेस का यूज करके V2 से क्या है कनेक्ट है। इसी प्रकार V2 वर्टेक्स जो है वो आपके E2 एजेस का यूज करते हुए किससे कनेक्ट है, V3 से कनेक्ट है। तो ये V1, V2, V3 ये तो आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसी वर्टेक्स जो अनदर किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, या ऐसी वर्टेक्स जिसका कोई भी एडजेसेंट नोड अवेलेबल नहीं है, तो उस वर्टेक्स को आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें यदि अपन बात करते हैं V4 वर्टेक्स की, तो V4 वर्टेक्स को यदि हम चेक करते हैं तो ये वर्टेक्स अनदर किसी भी वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो V4 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आपकी V4 जो है वो आपकी क्या है, आइसोलेटेड वर्टेक्स है, क्योंकि इसकी कोई भी एडजेसेंट नोड अवेलेबल नहीं है। एडजेसेंट का मींस इसको सपोर्ट करने वाली, इसको कनेक्ट करने वाली नोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखिए V1 जो है उसको कनेक्ट करने वाली एज है E1 जो किससे कनेक्ट कर रही है, V2 से। इसी प्रकार V2 जो है उस वर्टेक्स को E1 का यूज करते हुए V1 से कनेक्ट किया गया, और V2 को E2 का यूज करते हुए V3 से कनेक्ट किया गया है। तो इसकी नेबर एज कौन सी हो गई, V1, और इसकी नेबर एज कौन सी हो गई, V3। तो ये कहलाती है आपकी एडजेसेंट नोड। इसी प्रकार यदि अपन V4 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए V4 आपका अनदर किसी भी वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड नहीं है, या इस V4 की कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। इसलिए आपका V4 क्या है, आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है। नेक्स्ट, तो इसी के अंदर स्टूडेंट्स अपना एक अभी पॉइंट आया था, एक वर्ड आया था एडजेसेंट नोड। तो अब एडजेसेंट नोड या एडजेसेंट वर्टेक्स किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, तो जब कोई टू नोड एक दूसरे से एजेस के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती हैं तो वह एक दूसरे की एडजेसेंट नोड कहलाती हैं। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, जब कोई एक वर्टेक्स एजेस के द्वारा आपस में दूसरे वर्टेक्स के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है, तो ऐसी वर्टेक्स एडजेसेंट नोड या एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाती हैं। तो इसका भी स्टूडेंट्स डायग्राम आपके पास यही है। V1, V2, V3, E1 and E2। तो अब इसकी देखिए V1 भी जो एडजेसेंट नोड है, तो V1 जो है वो E1 एज का यूज करते हुए किसके साथ कनेक्ट है, V2 के साथ कनेक्ट है, तो इसकी जो एडजेसेंट नोड हुई वो कौन सी हो गई, V2। इसलिए क्या कहलाएगी आपकी एडजेसेंट नोड ऑब्लिक वर्टेक्स। इसी प्रकार यदि अपन V2 की बात करते हैं तो V2 क्या हो रहा है आपका वर्टेक्स E2 एज का यूज करते हुए V3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी हुई, V3, और इसी की एक एडजेसेंट वर्टेक्स और कौन सी हुई, V1। इसी प्रकार V3 की अपन बात करते हैं तो V3 आपका E2 एजेस का यूज करते हुए उसके साथ कनेक्ट हो रहा है V2 के साथ में, इसलिए इसकी एडजेसेंट नोड कौन सी हुई, V2। तो इस प्रकार जब किसी ग्राफ में या किसी डायग्राम में आपकी जो टू वर्टेक्स होती है, टू नोड जो होती है, वो एक दूसरे से एजेस के द्वारा यदि आपस में कनेक्टेड होती है तो वह आपकी एडजेसेंट नोड या एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाती हैं। तो इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा वह भी अपन देख लेते हैं। V1, V2, V3, V1, V2, V3। तो यदि आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जा रहे हो, वहां पर यदि आपकी कोई एजेस के द्वारा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर ट्रेवर्जिंग हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपको वहां पर क्या वैल्यू राइट करनी है, 1। और अगर किसी भी एज पर आप नहीं जा रहे तो उस सिचुएशन में आपको वहां पर क्या राइट करना है, 0। जैसे कि अपन इस डायग्राम में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले V1 से कहां पर अपन को ट्रेवर्सिंग करनी है, V1 पर। तो देखिए V1 से V1 पर आप जा रहे हो, आ रहे हो क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या वैल्यू लिख दी जाएगी, 0। इसी प्रकार V1 से कहां पर ट्रेवर्सिंग करनी है, V2 पर। तो देखिए V1
ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते हुए E1 का भी यूज करेंगे और E1 का यूज करते हुए कहां पर आ जाएंगे V2 पर। तो V1 से V2 पर हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, इसलिए वहां पर आपको क्या वैल्यू लिखनी है 1। इसी प्रकार V1 से V3, तो क्या आप V1 से V3 पर डायरेक्ट आ रहे हो क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू लिखी जाएगी 0। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करेंगे वर्टेक्स 2 की। तो वर्टेक्स 2 से कहां पर जाना है? वर्टेक्स 1 पर। तो V2 से V1 पर आ रहे हैं, यस, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। V2 से V2 पर, तो V2 से V2 पर ऐसी कोई एज नहीं है जो कि हमको ट्रेवर्सिंग करा रही है, इसलिए 0। फिर V2 से V3, तो V2 से आप E2 एज का यूज करते हो, कहां पर आ रहे हो? V3 पर आ रहे हो, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। नेक्स्ट वर्टेक्स 3, तो वर्टेक्स 3 से आप वर्टेक्स 1 पर जा रहे हो क्या? ऐसी कोई एज नहीं है जो कि आपको वर्टेक्स 3 से वर्टेक्स 1 पर लेकर आ रही है, इसलिए यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी प्रकार वर्टेक्स 3 से वर्टेक्स 2 पर, तो V3 से V2 पर आप जा रहे हो, जिसके लिए आप E2 एजेस का यूज कर रहे हो, इसलिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। और लास्ट V3 से V3, तो V3 से V3 पर ऐसी कोई एज नहीं है जिसका यूज करके हम ट्रेवर्सिंग कर सके। तो इस प्रकार आप एडजेसेंट नोड ऑब्लिक वर्टेक्स के लिए एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एडजेसेंट नोड ऑब्लिक वर्टेक्स। नेक्स्ट पाथ। तो पाथ वह वॉक है जिसमें कोई वर्टेक्स और एजेज रिपीट नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। इसमें एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रेवर्स करने के लिए एक सीक्वेंस डिफाइन की जाती है जिसे पाथ कहते हैं और पाथ को P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है पाथ को P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके भी जो ये वर्ड है ये बहुत ही जनरल वर्ड है जो आप सभी को पता होता है। पाथ का मीन्स होता है एक रास्ता। तो अपन भी क्या करते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रेवर्सिंग करते हैं। तो ट्रेवर्सिंग करने के लिए उसका कोई ना कोई पाथ होता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। तो उससे अपन ग्राफ की फॉर्म में बोलेंगे कि एक नोड से यदि दूसरे नोड पर हमको ट्रेवर्सिंग करनी होती है तो उसके लिए जो सीक्वेंस डिफाइन की जाती हैं उसे पाथ कहा जाता है और पाथ को P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें स्टूडेंट दो कंडीशन होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन, पाथ यदि होता है तो वहां पर कोई भी सेल्फ लूप अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई आप ग्राफ बना रहे हो जिसमें आपको पाथ को डिफाइन करना है तो उसमें आपके सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कोई वर्टेक्स या एजेज नहीं होनी चाहिए जो कि बार बार रिपीट हो रही हो। तो ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। तो इसका भी स्टूडेंट्स हम एक जनरल डायग्राम देखते हैं। तो इसका डायग्राम स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अपन को पाथ डिफाइन करना है। किसके लिए पाथ डिफाइन करना है? V1 से हम ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करेंगे और V3 पर आकर हमारी ट्रेवर्सिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो पाथ को P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको कहां से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है वो आपको नाम लिखना है और कहां पर जाके आपको ट्रेवर्सिंग एंड करनी है उसका भी आपको यहाँ पर क्या करना है, नेम लिखना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पाथ को डिफाइन करेंगे। तो कहां से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है? V1 से। तो V1 से हम क्या करेंगे, ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो V1 से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करूंगा तो कौन सी एज आपको ट्रेवर्स कराएगी, E1। और V1 से E1 एज का यूज करते हो कहां पर आ जाओगे स्टूडेंट्स, V2 पर। फिर E2 के साथ कौन सी एज का यूज करोगे आप, E2 का। तो E2 का यूज करते हो कौन सी वर्टेक्स पर आ जाओगे, V3 पर। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रेवर्सिंग करने के लिए हम एक सीक्वेंस को स्पेसिफाई करते हैं जिसे पाथ कहा जाता है और पाथ को P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो आप पाथ डिफाइन करोगे इसमें दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन, कोई भी वर्टेक्स या एजेस जो है वो आपके रिपीट नहीं होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन, उसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये कुछ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।